काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। संघर्ष के डर से जीवन में अपने कदमों को पीछे मत कीजिए, क्योंकि आज संघर्ष ही आपके कल को सुरक्षित करता है। आप जिस तरह का संघर्ष करते हैं, भाग्य भी आपको उसी के अनुरूप फल देता है। यह सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं और तब हमारा लक्ष्य के प्रति संघर्ष की जो इच्छा शक्ति है वो बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ शारीरिक और मानसिक शक्ति के बल पर किसी भी संघर्ष से जूझते हैं। बस उन्हें अपने लक्ष्य पाने की ललक होनी चाहिए, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में 2019 के आतंकी हमले में शहीद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों का समर्पण और सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के समूल नाश के हमारे संकल्प को और दृढ़ करता है। अमित शाह ने वीर बलिदानियों की स्मृति में वृक्षारोपण भी किया। पुलवामा में ही फरवरी 2019 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के एक आत्मघाती कार हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान आधारित ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट जारी किया है। नितिन गडकरी ने ज्ञान रूपांतरण के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान से ही दुनिया में बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन से भविष्य में वैश्विक महामारी जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है। सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया है। दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट AY4.2 को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट की जांच में टीमें लगी हुई हैं। ICMR और NCDC की टीमें इसका अध्ययन कर रही हैं। साथ ही साथ इसका विश्लेषण भी किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर एक बैठक भी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र की दलील है कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद पर पहुंचना कठिन है। कोर्ट को इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए। संसद भवन परिसर में राज्यसभा सभापति और देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2 सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। पुदुचेरी से भाजपा के एस सेल्वा गणबेधी और पश्चिम बंगाल राज्यसभा सीट से टीएमसी की सुष्मिता देव राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। यह पहली बार है जब बीजेपी को उच्च सदन में पुदुचेरी से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल से सुष्मिता देव भी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और उसे आम जनों के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं के जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक नमो ऐप पर उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि इसके लिए इस ऐप पर कमल पुष्प नाम से एक खंड बनाया गया है। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे प्रदेश की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलांग डिब्रूगढ़ मार्ग पर सीधी उड़ान को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाई। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या 15 हो गई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि सरकार अंतिम छोर तक हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश 3 करोड़ लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल टीकाकरण में भी राज्य पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 12 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए बीएसएफ की साइकिल रैली कल गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी। साइकिल रैली के वडोदरा पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। साइकिल रैली 17 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर से रवाना हुई थी। और राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को वर्चुअल रूप से 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री को ब्रुनई के सुल्तान ने निमंत्रण दिया है। शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। इसके पहले वो 27 अक्टूबर को ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विकास, व्यवसाय समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर केंद्रित होगा। भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बलों का संयुक्त युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 अरब सागर में कोंकण समुद्री तट के पास शुरू हो गया है। समुद्र में पहली बार तीनों सेनाओं का परस्पर युद्धाभ्यास हो रहा है। संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली टुकड़ियों को 2 प्रतिद्वंद्वी बलों के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस चेन्नई के साथ पश्चिमी बेड़े का नेतृत्व फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर रहे हैं। भारत ने टीबी उन्मूलन पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र सभी 6 क्षेत्रों में टीबी में से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के पूजा स्थलों पर हुए हमलों को मद्देनजर रखते हुए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी ने अपने बल को हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। डीएमपी आयुक्त शफीकुल आलम ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय है और सतर्कता बरत रही है। लिहाजा बांग्लादेश के पूजा स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और उनकी पत्नी को खार्तूम में उनके घर लौटने की अनुमति दी गई है। उनकी रिहाई तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तख्ता पलट की निंदा की और सेना से उन सभी सरकारी अधिकारियों को रिहा करने का आह्वान किया जिन्हें सत्ता पर कब्जा करने के दौरान हिरासत में लिया गया था।
इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकुमावती ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। पुजारी ने सुकुमावती के ऊपर पवित्र जल छिड़का और अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करवाया। सुकुमावती हिंदू धर्म की सभी सिद्धांतों और परंपराओं को जानती है। इस समारोह में उनका परिवार और करीबी लोग शामिल हुए। और अब बात करते हैं आज के दिन की। और आज के दिन की बात करें तो आज नेशनल इन्फेंट्री डे यानी पैदल सेना दिवस है। हमारे देश के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं और अपने इस समर्पण के लिए सेना के जवान इस सर्वोच्च सम्मान के हकदार भी हैं। बिल्कुल पराक्रम। और भारत में अगर देखें तो आजादी के साल यानी 1947 में देश की इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सेना के रणबांकुरों ने देश का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाया था। यह आजाद भारत की पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई थी जिसमें बड़े पैमाने पर सेना का इस्तेमाल हुआ। देश को अपना पहला परमवीर चक्र विजेता भी 1947 में इन्फेंट्री डिवीजन से ही मिला। पैदल सेना दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। देश आज पैदल सेना दिवस मना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्फेंट्री डिवीजन भारत में है। भारतीय सशस्त्र बल में पैदल सेना यानी इन्फेंट्री एक खास हिस्सा है जो जमीनी जंग में सबसे आगे रहती है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर अलग अलग मोर्चों पर इस सेना ने जाबाजी दिखाई है। आज का दिन इसी सेना के यश और गौरव का बखान करता है। इस सेना की शहादत और वीरता के इतिहास को याद करने के लिए 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस यानी इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं इस दिन से जुड़ा इतिहास। अक्टूबर 1947 का महीना था। देश को आजाद हुए कुछ महीने हुए थे। 3 देशी रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। उनमें से एक रियासत जम्मू कश्मीर की भी थी, जिसके उस समय शासक महाराजा हरि सिंह थे। कश्मीर पर जिन्ना की पहले से नजर थी और हरि सिंह के इनकार के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को जबरन हड़पने की योजना बनाई। अपनी इस योजना के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान ने कबायली पठानों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार किया। कबायलियों की एक फौज ने 24 अक्टूबर 1947 को सुबह धावा बोल दिया। महाराजा हरि सिंह की तरफ से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद पैदल सेना के दस्ते को हवाई जहाज से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। इन पैदल सैनिकों के जिम्मे पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आक्रमणकारी कबायलियों से लड़ना और कश्मीर को उनसे मुक्त कराना था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आक्रमणकारियों के खिलाफ ये पहला सैन्य अभियान था। हमलावर कबायलियों की संख्या करीब 5000 थी और उनको पाकिस्तान की सेना का पूरा समर्थन हासिल था। कबायलियों ने एबटाबाद से कश्मीर घाटी पर हमला किया था। भारतीय पैदल सैनिकों ने आखिरकार कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से 27 अक्टूबर 1947 को मुक्त करा लिया। चूँकि इस पूरे सैन्य अभियान में सिर्फ पैदल सेना का ही योगदान था, इसलिए इस दिन को भारतीय थल सेना के पैदल सैनिकों की बहादुरी और साहस के दिन के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। तो 27 अक्टूबर हमारे देश के सेना के जवानों की वीरता को याद करने का दिन है, क्योंकि 1947 में जो हुआ था वो उसमें हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए भारत की सीमा की सुरक्षा की थी। और आज एक बार फिर इन रणबांकुरों को हमारा सलाम। और आइए अब बात करते हैं न्यूज यू कैन यूज की, यानी एक ऐसी खबर जो आपसे जुड़ी हुई है और आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2022 तक देश के हर नागरिक के पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन लोगों को सब्सिडी भी देती है जो घर या फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेते हैं। क्या है पीएम आवास योजना, किन लोगों को इसका फायदा मिलता है और कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं।
भारत सरकार ने 2022 तक बेघर लोगों को घर देने की योजना बनाई है। योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन लोगों को सब्सिडी मिलती है जो लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित एक आवास ऐप बनाया है। इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप पर आपको मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन करके आईडी बनानी होगी। PMAY-G के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट PMAY-G की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था, लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी योजना के दायरे में लाया गया है। EWS यानी निम्न आर्थिक वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तय है। LIG यानी कम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच है। वहीं अब 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। योजना का पहला चरण जून 2015 में शुरू हुआ, जो मार्च 2017 में खत्म हो गया। दूसरा चरण अप्रैल 2017 से शुरू हुआ और मार्च 2019 में खत्म हो गया। तीसरा और आखिरी चरण अप्रैल 2019 में शुरू किया गया और मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जिसमें हर किसी के पास अपने घर की पक्की छत हो, अपना खुद का मकान हो। बिल्कुल, और एक काफी महत्वाकांक्षी योजना भी है जिसके लिए काफी तेजी से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। श्रीनगर की डल झील पर आयोजित शिकारा फेस्टिवल के इस वीडियो के साथ और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 27 अक्टूबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 27 अक्टूबर वर्ष 1904 में यतीन्द्रनाथ दास का जन्म कोलकाता में हुआ। वो एक महान क्रांतिकारी थे। पहली बार वो वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए। इसके बाद वह प्रख्यात क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। दल के लिए द रेवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बाबू को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र दास ने स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। 27 अक्टूबर वर्ष 1961 में पहला सैटर्न रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पहला सैटर्न रॉकेट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन के रूप में डिजाइन किया गया। 9100 किलोग्राम वजनी इस रॉकेट को कम पृथ्वी कक्षा पेलोड के लिए बनाया गया। सैटर्न 1 रॉकेट का पहला चरण पुराने रॉकेट टैंक डिजाइनों के पार्ट्स से बनाया गया। इस वजह से प्रमुख आलोचकों ने मजाक में इसे क्लस्टर्स लास्ट स्टैंड भी कहा। 27 अक्टूबर वर्ष 2010 में पहली बार विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस को शुरू किया गया। आज ही के दिन से व्यावसायिक चिकित्सा के पेशे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट WFOT
व्यावसायिक चिकित्सा पेशे की अंतर्राष्ट्रीय आवाज है, जिसमें विश्व स्तर पर 100 से ज्यादा व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर संगठन शामिल हैं। तो आज के इतिहास के पन्नों को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और प्रीति, आज करियर मंत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि जो नीट एग्जाम्स हैं या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, वो समझना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, तैयारी कैसे की जाए। तो आज हम आपको करियर मंत्र के सेगमेंट में बताएंगे नीट एग्जाम। नीट का मतलब जैसे कि नेशनल एंट्रेंस कम टेस्ट होता है, और नीट के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इस एंट्रेंस को वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो 11th और 12th क्लास में मेडिकल के सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो इस स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th और 12th स्टैंडर्ड में मेडिकल का सब्जेक्ट लिया था, तो यदि ऐसे स्टूडेंट्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो आज का जो करियर मंत्र है वो आपके काम का है। बिल्कुल। और इस एग्जाम को पास करके डॉक्टर आप बन सकते हैं, यानी अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करते हैं तो फिर आपको एमबीबीएस या आपके मार्क्स के हिसाब से नीट जो है वो उसके द्वारा आपको कोई कोर्स दिया जाएगा। मोस्टली जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो रट लेते हैं, वो समझते नहीं हैं, वही चीज़ याद रहती है। नीट के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ को समझें, उसकी रैशनल देखें, उसकी बैकग्राउंड देखें कि वो क्या है, इसका मतलब क्या है, और फिर उसको आप समझने की कोशिश करें, तो वो जो है ना ही आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, बट आपकी जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको भी लॉन्ग लास्टिंग होगी। अदरवाइज क्या करते हैं हम, कोई है इसका ये जवाब होना चाहिए, इसका ए होना चाहिए, इसका डी होना चाहिए, वो सिर्फ एक हम क्रैम कर लेते हैं, रोट लर्निंग या मगअप किया और फिर उसको हमने रिप्रोड्यूस किया। वो एक बिल्कुल एक ऐसी इमीडिएट मेमोरी है जो जैसे कंप्यूटर में होती है ना, एक रैंडम मेमोरी होती है, एक डीप मेमोरी होती है, तो वो सिर्फ वो है और आपने उसके बाद आप भूल गए, तो उससे कोई आपको नॉलेज गेन नहीं हुई। आजकल मोस्टली जो छात्र हैं वो सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा जो स्टूडेंट्स ये समझ के जब वो एमसीक्यू भी पढ़ते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड समझ के एमसीक्यू करते हैं वो ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल भी होते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसको भी ऐड करते हैं। पराक्रम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेडिकल फील्ड का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि वो मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाएं, तो नीट की परीक्षा उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रीति, और गौर करने वाली बात यह भी है कि जो सरकार है और जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के सीट्स भी बढ़ाई हैं, मतलब मेडिकल एजुकेशन को लेकर के भी नई पॉलिसी आई है, और उससे बहुत सारे बच्चों को उसका फायदा मिलेगा। और इस विषय पर भी हम हमारे सेगमेंट में आपको जरूर बताएंगे कि जो मेडिकल की जो न्यू पॉलिसी है उसका क्या कुछ मतलब है, उसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और उसका कैसे आपको फायदा मिल सकता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल। और यहाँ लेकिन वक्त क्योंकि पूरा हो गया है, तो मुझे और पराक्रम को यहाँ इजाजत दीजिए, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सुरीले संगीत के साथ आज के कलाकार में। और हमारे आज के कलाकार हैं अजय प्रसन्ना। बांसुरी वादक हैं अजय प्रसन्ना, और अपनी बांसुरी की धुन से सभी का दिल जीत लेते हैं। तो आप इस बांसुरी वादन का आनंद लीजिए। एक बार फिर हमें इजाजत दीजिए, और कल आपके साथ इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।